नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको अपनी इनकम टैक्स की फाइल है, वो अनिवार्य रूप से फाइल करना आवश्यक है। चाहे अगर आपकी बेसिक जो एग्ज़म्पशन लिमिट है अभी 5 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए है या 12 लाख रुपए है, लेकिन अभी जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल हुई है उसके अकॉर्डिंग अभी जो बेसिक लिमिट थी अपनी, वो थी 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। इसके अकॉर्डिंग आप न्यू रेज़िमा और पुराने सिस्टम दोनों में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते थे, जिसमें भी आपकी इनकम टैक्स जो कम लगता था असेसमेंट में अकॉर्डिंग, तो असेसी वही चुन लेता था जो जिसके अंदर उसको कम रेट में एप्लीकेबल होती कि मेरे अगर मैं ये न्यू सिस्टम में एप्लीकेबल होता हूँ तो मेरे इसमें रेट में कम लगेगी। अगर पुराने वाले सिस्टम में आप रिटर्न फाइल करते हैं जिसमें अपने इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो कम लगेगा। तो बेसिक रूप से जो एसएससी के जो फायदेमंद होता है वही वो चीज़ वो चुनाव करता है कि कौन सा अपने लिए फायदेमंद है और कौन सा नहीं है। तो अभी जो इनकम टैक्स जो 44 की जो रिटर्न फाइल होती है इसमें 7 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी। इससे अगर हम ऊपर रिटर्न फाइल करते थे तो इसमें टैक्स एप्लीकेबल होता था। तो अभी की जो स्लैब में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन-कौन से ऐसे कस्टमर हैं या एसएससी हैं जिनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो अनिवार्य रूप से फाइल करनी आवश्यक है। चाहे आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो कम है या ज़्यादा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ही होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपकी जो बैंक में जो डिपॉजिट है, अगर आपने कोई एफडी वगैरह करवाई है और आपकी जो एफडीआर की जो अमाउंट है, पिछले गत वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि 2 प्रकार के इसमें इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर चलते हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम पूरा काम वगैरह करते हैं, अपनी इनकम को शो करते हैं कि हमने इस वर्ष में इतना रुपए कमाया है। एक आता है असेसमेंट ईयर, जो इनकम टैक्स जो चलता है वो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। जो इनकम टैक्स जो असेसमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग वो जो असेसमेंट ईयर होता है, जैसे अभी जो अपना ईयर चल रहा था 25-26 वो असेसमेंट ईयर था, 24-25 अपना था फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी काम किए तो उसकी जो लेन-देन है, आपका जो डिपॉजिट है बैंक के अंदर, अगर वो 1 करोड़ या उससे अधिक है तो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना आवश्यक है, अनिवार्य है। आपको फाइल करना ही होगा, चाहे आपकी इनकम 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए भी कम है तो भी आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नंबर 2 के अंदर आता है, अगर आप फॉरेन के अंदर टूर कर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं और आपका जो खर्चा है वो 2 लाख रुपए या उससे अधिक हुआ है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना आवश्यक होगा। चाहे आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अगर आपका जो अगले मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी जो लाइट का बिल है, अगर वो 1 लाख रुपए या उससे अधिक है तो भी आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, आपको अपना इनकम टैक्स आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अगला आता है कि अगर आप रेजिडेंशियल या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या आप मतलब भारत में भी निवासी हैं, विदेश में भी निवासी हैं, या आपको साइनिंग अथॉरिटी दी गई है, आपका कोई विदेश के अंदर कोई आपका अकाउंट है, रेजिडेंट है, अगर आप रेजिडेंशियल है या भारत में निवासी हैं या विदेश में निवासी हैं, या आपका जो विदेश में अंदर कोई असेट्स आपने परचेज कर रखी है या आपका कोई अकाउंट है फॉरेन में और आपकी साइनिंग अथॉरिटी है आपको दे रखी है, अकाउंट मेंटेन आप करते हैं, तो इस केस में भी आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। कहने का मतलब है, अगर आप विदेशी निवासी हैं या भारतीय निवासी हैं, अगर आप भारतीय निवासी हैं और आपकी विदेश के अंदर कोई एसेट्स आपने परचेज कर रखी है, कोई फिक्स एसेट्स हो, कोई मकान, कोई दुकान, कोई लैंड वगैरह आपने परचेज कर रखी है विदेश के अंदर, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर आपने विदेश में अंदर अपना अकाउंट ओपन करा रखा है, करंट अकाउंट है, साइनिंग अथॉरिटी आपकी है, आप पूरे उसमें लेन-देन करते हैं, आप उस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उस केस में भी आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट आपको नहीं मिलेगी, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट से कम है या ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स का रिटर्न अपना फाइल करना पड़ेगा। अगला आता है कि अगर आपने कोई टीडीएस आपका कटा है, टीडीएस है या टीसीएस आपने काटा है या आपका कोई किसी ने टीडीएस काटा है। टीडीएस काटने का मतलब होता है कि अगर हमारी जो आप कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं, जैसे आप रेंट पेमेंट करते हैं या कोई कार आपने परचेज़ करी है, कोई आपने कोई साधन वगैरह परचेज़ किए हैं, तो कुछ
जो उसकी जो प्राइस होती है, जैसे आपने कार परचेज की, सपोज करो 10 लाख रुपए उसकी प्राइस है, तो कंपनी का सिस्टम है कि उसमें से 2% या 10% उस अमाउंट का जो उसकी वैल्यू है गाड़ी की, उसका कुछ हिस्सा टीडीएस के रूप में काट करके आपके अकाउंट में जमा करवा दिया जाएगा। तो उस केस के अंदर अगर आपका कोई टीडीएस वगैरह बनता है तो उस टीडीएस को क्लेम करना पड़ता है, क्योंकि वो आपका पेमेंट है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके जो इनकम टैक्स के रिटर्न है उसके अंदर वो अमाउंट क्लेम होता है। क्लेम होने के बाद में जो आपका जो सेविंग अकाउंट जो दिया गया होता है इनकम टैक्स के रिटर्न के ऊपर, जिसमें आप फाइल करते हैं इनकम टैक्स में, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो उसमें आप अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न का जो रिफंड क्लेम करते हैं, तो उसमें आपका जो रिफंड अमाउंट होता है, जो भी कंपनी ने उस टीडीएस आपका काटा है, तो आपके अकाउंट में वापस रिफंड हो जाता है। तो उस केस के अंदर तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना होगा। सपोज कहने का मतलब ये है कि अगर आपके टीडीएस बन रहा है और आप उस टीडीएस को क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल अप करना होगा। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। अगले में जो अगला स्टेप है, जैसे 6 नंबर में चल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आपका कोई बिजनेस का लॉस वगैरह हुआ है आपके बिजनेस के अंदर, सपोज करिए आपकी कोई कंपनी है, तो इंडिविजुअल आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म में आप काम कर रहे हैं, और आपकी कंपनी या फर्म को कोई लॉस हुआ है, हेवी लॉस कर रहा है, तो उसमें आप छूट लेना चाहते हैं उस लॉस की, कि अपने बिजनेस में लॉस हुआ है, मैं इनकम टैक्स नहीं देना चाहता सरकार को, तो आप उस लॉस को क्लेम करते हैं। तो लॉस क्लेम करने के लिए भी या कैरी फॉरवर्ड करने लिए भी, जैसे इस साल में लॉस हो गया, आप चाहते हैं कि अगले साल में भी उस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो आपको भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर आपके बिजनेस में लॉस है, लॉस हुआ है या लॉस कैरी फॉरवर्ड आप करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना होगा। उसमें किसी प्रकार की आपको छूट नहीं मिलेगी, मैंडेटरी है। आगे आता है टर्नओवर। अगर आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है, अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत अलग अलग टर्नओवर की कंडीशन दी गई है। अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल भी अप करना होगा। सपोज करिए सेक्शन 44 एडी जो प्रेजेंटिव इनकम हम मानते हैं, जैसे आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस की जो इनकम है वो आपकी जो बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, और आपकी जो प्रेजेंटिव इनकम की जो कंडीशन होती है कि आपके टर्नओवर का जो डिजिटल आप व्यवहार करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका तो गवर्नमेंट 6% आपकी इनकम मानती है। अदर जो ट्रांजैक्शन जो कैश में अंदर आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, उस इनकम को 8% गवर्नमेंट मान के चलती है कि आपने इतना इनकम आपने कमाई है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल अप करना होता है। अगर कंडीशन यही है कि अगर आप उस जो टर्नओवर है उससे आप 6% डिजिटल भुगतान को अपना प्रॉफिट कम दिखाते हैं, 8% से कम कैश ट्रांजैक्शन पर आप अपने प्रॉफिट को कम दिखाते हैं, उस दोनों कंडीशन के अंदर आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है। कारण है कि जो गवर्नमेंट की जो कंडीशन दी गई है 6% डिजिटल लेन देन के ऊपर, 8% कैश लेन देन के ऊपर, तो उस केस के अंदर आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल अप करना पड़ता है, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट दिखा रहे हो टर्नओवर का, तो 6% डिजिटल भुगतान में, 8% कैश भुगतान में, उससे उस कंडीशन से आपने कम प्रॉफिट आप दिखा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको अपना इनकम टैक्स की रिटर्न भरना अनिवार्य है। टर्नओवर के साथ साथ आपकी ऑडिट भी उसमें अनिवार्य हो जाती है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो अपने को फाइल करनी होगी। बेसिक चीज़ ये है कि आपको जो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपने इनकम टैक्स की रिटर्न चलती है, कितना आपका टर्नओवर हुआ है, कितना लेन देन हुआ है, कितनी आपकी डिपॉजिट है, कितनी आपके एसेट्स हैं, तो उन सबको चेक करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगले स्टेप आता है कि चलो इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल अप करते हैं, लेकिन अगला स्टेप आता है कि अगर आपकी कोई कंपनी है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो उस केस में भी आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। चाहे आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम है या ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करिए कि आपकी कंपनी है, तो कंपनी के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें भी, इस केस में भी आपको अपना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। एलएलपी है तो भी आपको उस केस में भी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न अपना फाइल करनी होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी गई है।
तो वो आपको अपने असेसमेंट आपको करना है कि अपने जो एप्लीकेबिलिटी है वो इनकम टैक्स रिटर्न में है या नहीं है, या अगर आपको वो जानकारी नहीं तो आप किसी भी प्रोफेशनल की सर्विस ले सकते हैं। अगले स्टेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह है उसकी ड्यू डेट वगैरह क्या होती है। ड्यू डेट का मतलब है कि अगर आपकी ड्यू डेट सपोज करिए इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, आप व्यापारी हैं, तो आपको अपनी जो रिटर्न है वो 31 जुलाई असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग आपको जमा करवानी होती है। सपोज करिए आपने 24-25 में आपकी इनकम अर्न की है, तो आपको असेसमेंट ईयर 25-26 में 25 जुलाई 2025 तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल अप हो जानी चाहिए। 31 जुलाई कहने का मतलब है कि जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है उससे अगले असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई को आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल अप करना जरूरी है। अगर इससे आप लेट करते हैं तो आपको 5,000 से लेकर 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेनल्टी आपको लग सकती है, क्योंकि इसमें आपकी जो इनकम के अकॉर्डिंग आपकी पेनल्टी वगैरह लेवी होती है। तो आपको जो अपनी ड्यू डेट है उसका ध्यान रखना है और अपनी 31 जुलाई से पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल अप करना है। अगले स्टेप में आता है कि जो ऑडिट वगैरह होती है, ऑडिट की वगैरह क्या क्या वगैरह होती है, क्या क्या उसमें अप्लीकेबिलिटी होती है। जैसे ऑडिट का मतलब होता है कि सेम इनकम टैक्स की रिटर्न का प्रोसीजर ही है। ऑडिट का मतलब ये है कि आपका जो टर्नओवर वगैरह है बेसिक लिमिट से ज़्यादा है। सपोज करिए कि मैं 44AD के अंदर अपना बिजनेस को शो करना चाहता हूँ और मेरा टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तो आपको ऑडिट करानी आवश्यक है। कंपनी के केस के अंदर आपको ऑडिट कराना अनिवार्य है, चाहे आपकी 1 रुपए की भी सेल नहीं है तो भी आपको ऑडिट करानी आवश्यक है। 44A के अंतर्गत है कि अपना जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है उसमें कुछ कंडीशन वगैरह दी गई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ऑडिट करवानी होती है। जो ऑडिट वगैरह की जो ड्यू डेट वगैरह होती है वो अपनी होती है अपने 30 सितंबर होती है अपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की। तो ऑडिट रिटर्न अपन फाइल वगैरह करते हैं 31 अक्टूबर तक अपना फाइल अप हो सकता है। और अगर आपका जो ट्रांसफर प्राइसिंग का केस होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑफिसर केस होता है कि आपकी विदेश के अंदर कोई एसेट्स है या विदेशी कोई इनकम है और सही प्रकार से आपने कैलकुलेशन नहीं की है, आपका केस असेसिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंग असेस हो रहा है, तो उस केस में आपकी जो रिटर्न फाइल करने की जो तारीख होती है, ऑडिट फाइल करने की जो होती है डेट होती है वो 30 नवंबर 2000 होती है। तो आप अपने को खुद को असेस करना है कि आपकी इनकम किस में फिट बैठती है, आपकी ड्यू डेट क्या होगी, तो आपको उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको फॉलो अप करना है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।